हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आमिर खुसरो। पिछली क्लास में हमने राष्ट्र साहित्य को पूरा कर लिया था और अब से हम दो कवियों को पढ़ना है आदिकाल के। एक तो पहला है आमिर खुसरो, दूसरा है विद्यापति। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का समय है 1253 से 1325 तक। इनका जन्म एटा के पटियाला कस्बे में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर हुआ था? एटा के पटियाली कस्बे में, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ये काफी मल्टी पर्सनैलिटी टाइप के आदमी थे। ये संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, साहित्य में भी इनकी रुचि थी। तो ये इनका काफी सारा योगदान मध्यकालीन इतिहास में रहा है। हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का है, तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में हम इनकी पढ़ाई करेंगे। बाकी इनका जो आमिर नाम है, इनको आमिर की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। जो आमिर की उपाधि थी वो किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने। और इनका वास्तविक नाम क्या था? वो है यमुनुद्दीन अबुल हसन खुसरो। इनका वास्तविक नाम जो है वो है यमुनुद्दीन यमीनुद्दीन अबुल हसन खुसरो। ठीक है। और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत थे। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो आमिर खुसरो ये बात बोलते हैं कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, विदना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होए। या फिर ये कहा था कि गोरी सोवे सेज पर डाले मुख पर केस, गोरी गोरी सोवे सेज पर डाले मुख पर केस, चल खुसरो कर आपने रेन भई चौ देश। ये ओलिया जी के देहांत पर ये पंक्ति इनकी फेमस है। यहाँ पे गोरी उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा है। तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संत थे। ये निजामुद्दीन औलिया की कुछ उपाधियां चलती है, जैसे इनको योगी सिद्ध कहा जाता है, महबूब इलाही कहा जाता है, सुल्तान उल औलिया कहा जाता है। तो इनकी ये तीन उपाधियां मिलती है, एक तो योगी सिद्ध, महबूब इलाही। महबूब इलाही मतलब, इलाही मतलब होता है ईश्वर, तो महबूब इलाही का मतलब हो गया ईश्वर का प्रेमी। ईश्वर का प्रेमी। फिर इनका चलता है सुल्तान उल औलिया। सुल्तान उल औलिया, औलिया का मतलब होता है संत, तो इसका अर्थ हो जाएगा संतों का राजा। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तरकुल्ला की उपाधि दी थी। इन्होंने खुसरो को तरकुल्ला की उपाधि दी थी। तरकुल्ला की उपाधि दी थी। तो इनकी दो उपाधि अपने को देखने को मिलती है, एक तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको आमिर की उपाधि दी थी,
और निजामुद्दीन औलिया ने इनको तरकुल्ला की उपाधि दी थी। इनका योगदान संगीत में भी रहा है, इतिहास में भी रहा है और साहित्य में भी रहा है। संगीत में जो इनका योगदान है उसके लिए इनको नायक की उपाधि दी जाती है। नायक की उपाधि दी जाती है जो इन्होंने संगीत में जो योगदान दिया। ठीक है। इन्होंने जैसे कव्वाली के जन्मदाता माने जाते हैं। तबला और सितार किसने बनाए? तबला और सितार ये बनाई आमिर खुसरो ने। सितार जो था वो वीणा प्लस तंबूरा, इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने सितार बना दिया। तो इस तरह इन्होंने संगीत के अंदर भी अपना योगदान दिया काफी सारा। और इन्होंने एक संगीत की शैली होती है जैसे कि तराना शैली, ये इसके भी जनक माने जाते हैं। तो आमिर खुसरो का संगीत में भी काफी सारा योगदान रहा है जिसके लिए 4 पॉइंट काफी होंगे आपको याद करने के लिए। फिर इन्होंने इतिहास में इन्होंने लिखी है मसनवियां। मसनवियां क्या होती थी? वो इतिहास ग्रंथ ही होते थे। इतिहास ग्रंथ कि इन्होंने उस समय का जो इतिहास था उसको लेके काफी सारे ग्रंथ लिखे जिनकी भाषा और लिपि दोनों ही फारसी होती थी। क्योंकि आमिर खुसरो जिस बैकग्राउंड से आते थे इनको फारसी की अच्छी खासी नॉलेज थी क्योंकि सल्तनत काल की जो राजभाषा थी वो फारसी ही थी। तो इन्होंने फारसी के अंदर मसनवियां लिखी, इसकी भाषा और लिपि दोनों ही फारसी थी। क्या थी? फारसी। तो इसमें जैसे कि 3 मसलवियां इनकी काफी फेमस है। जो इन्होंने प्रथम ऐतिहासिक मसनवी लिखी उसका नाम था किरान उस सादेन। किरान उस सादेन। जो इनकी अंतिम थी मसनवी थी वो थी तुगलकनामा। तुगलकनामा। और जो इनका जो प्रिय कवि था आमिर खुसरो का जो प्रिय कवि प्रिय सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसकी एक मसनवी इन्होंने लिखी तारीख अलाई या खजाइनल फुतूह। एक जो अपन याद करनी है तारीख अलाई या इसी का नाम है खजाइनल फुतूह। ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की अपने को जानकारी देता है। तो इनकी 3 मसनवियां इसी से फेमस है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आमिर खुसरो ने जो मसनवियां लिखी उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा और लिपि दोनों ही फारसी थी, इसका हिंदी से कोई नहीं लेना देना था। तो ये एक इन्होंने लिखी। अब आता है साहित्य। ये पहला हो गया संगीत, दूसरा हो गया इतिहास, तीसरा हो गया साहित्य जो कि अपना टॉपिक है। तो इनका जो साहित्य में योगदान रहा, साहित्य में योगदान वो इस प्रकार से रहा कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जैसे कि आशिका, नूह सिपियर, खालिक बारी, जिनका साहित्यिक योगदान बहुत ज्यादा है। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का उपयोग जिसने किया वो है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने ही हिंदी साहित्य में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले वाले
दूसरा कि ये फारसी और खड़ी बोली दोनों को मिला के बोलते थे, कि फारसी और खड़ी बोली दोनों को मिला के बोलते थे, और यही मिला जुला रूप बाद में आगे चल के उर्दू के जन्म का कारण बना। तो इन्होंने उर्दू का जनक भी कहा जाता है, कि इन्होंने उर्दू जाने अनजाने उर्दू का निर्माण कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि ये फारसी जो फैमिली बैकग्राउंड था उनका फारसी था, उस समय का राज दरबार फारसी था, और एक खड़ी बोली एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, तो वहां की जो भाषा थी वो खड़ी बोली की थी। तो ये दोनों का मिला जुला रूप बोलते थे, जिसके कारण उर्दू का जन्म हो गया। तो इन्होंने अरबी फारसी अरबी फारसी प्लस हिंदी के शब्दों का मिली जुली जो भाषा बोलते थे, कि मिली जुली भाषा, जिसके कारण इनको उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। उर्दू का जन्म हुआ, ठीक है। और यही अरबी और फारसी और हिंदी के मिले जुले रूप को रेखता भी कहा जाता है। रेखता, रेखता का अर्थ होता है गिरा हुआ, ठीक है। और जैसे कि इसका हो जाएगा कि एक लाइन में, जैसे कि जेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दार मेजा, काहे लगाए लेहू छतिया। यानी कि पहला चरण जो आ रहा है वो फारसी का आ रहा है, दूसरा चरण हिंदी का आ रहा है। तो यही रूप को रेखता कहा जाता है, भाषा का रेखता रूप, और यही मिला जुला रूप उर्दू के जन्म का कारण भी बनता है। तो ये जो इनकी लाइन है वो मैं आपको लिखा के बताता हूँ। जेहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। यानी कि जो पहला जो चरण आया वो आया फारसी का, अरबी फारसी का। दूसरा वो आया है हिंदी का। इसी तरह अगली लाइन आएगी, जिसमें पहले अरबी फारसी की लाइन आएगी, वो आएगी किताब हिजरा ने दारम एजा, काहे लगाए लेहू छतिया। तो ये जो लाइन आई वो अरबी फारसी की आ गई, और ये वाली हिंदी की आ गई। तो यही भाषा का रूप रेखता कहलाया गया। और जो अरबी फारसी और हिंदी के शब्दों का मिला जुला रूप जो अपने को देखने को मिलता है, उसके कारण आगे जाके उर्दू का जन्म होता है, ठीक है। फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि ये अवधी के आदि कवि हैं, अवधी भाषा के अवधी भाषा के आदि कवि। तो इनमें खड़ी बोली भी देखने को मिलती है, उर्दू भी देखने को मिलती है, अरबी फारसी देखने को भी मिलती है, और अवधी भाषा के भी आदि कवि राम कुमार वर्मा ने इनको कहा है, ठीक है। और आमिर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंदम, स्वयं को हिंद का तोता कहा है, कि ये हिंदी को अरबी फारसी से कम महत्व नहीं देते थे। ये हिंदी को अरबी फारसी के बराबर ही मानते थे, और ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ तो मैं हिंदुस्तान की भाषा बोलूंगा, और खुद को तोताए हिंद बोलते थे। तो स्वयं को
तूती ए हिंद या तोता ए हिंद बोलते थे। ठीक है। फिर इनका जो रचना देखने को मिलती है साहित्य में, पहली है आशिका। आशिका में इन्होंने हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है। हिंदी की प्रशंसा की है। साथ ही साथ इसी रचना में इन्होंने गुजरात के रायकरण की पुत्री देवल देवी और खिज्र खां की प्रेम कहानी का भी प्रसंग बताया है। गुजरात के रायकरण की पुत्री कौन है? देवल देवी। और खिज्र खां की प्रेम कहानी। ये आशिका नामक इनकी एक कृति में देखने को मिलता है। फिर दूसरी अपने को कृति देखने को मिलती है, वो है नूह सिपिहर। नूह सिपियर, इसमें इन्होंने भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। इसमें लगभग 18 बोलियों का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। और सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में जहाँ देखने को मिलता है वो है नूह सिपियर। इन्होंने जो हिंदी भाषा के लिए जिस शब्द का यूज किया है वो है हिंदवी, और उस शब्द का जिक्र अपने को नूह सिपिहर में देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलती है? भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का सुंदर चित्रण। 18 बोलियों का उल्लेख मिलता है। फिर मिलता है हिंदवी शब्द का प्रयोग, कि आमिर खुसरो ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। कि आमिर आमिर नहीं, अमीर। अमीर आमिर खुसरो ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हिंदी की जो प्रशंसा की है, एक ये इम्पोर्टेंट है। और भारत की प्राकृतिक प्राकृतिक परिस्थितियों का चित्रण देखने को मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट। फिर इनकी तीसरी रचना देखने को मिलती है, वो है खलिक बारी। खलिक बारी में हमें जो अरबी, फारसी और हिंदी के पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं। खलिक बारी। खलिक बारी यह एक शब्दकोश या पर्याय कोश है। इसमें अपने को अरबी, फारसी और हिंदी के शब्दों का पर्याय कोश मिलता है। और हिंदी के शब्दों का पर्याय कोश मिलता है।
इनको जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, जैसे कि इन्हें 99 ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है कि इन्होंने कुल मिला के 99 ग्रंथ लिखे। रचनाकार माना जाता है। इन्होंने हालात कन्हैया नाम से भक्तिभाव की रचना भी लिखी है। हालात कन्हैया नाम से भक्तिभाव परक रचना, भक्तिभाव की रचना। फिर इन्होंने एक रचना लिखी है नजराना ए हिंदी। ये हिंदी में इन्होंने मुख्यतः मुकरियां, पहेलियां आदि लिखी है और इनका जो मेन मकसद था साहित्य लिखने का वो था मनोरंजन, मनोविनोद, रसिकता आदि। तो इनका जो लक्ष्य था साहित्य लिखने का वो था कि मनोरंजन करना। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी पहेलियां लिखी, अ, मुकरियां लिखी और ये उक्ति वैचित्र्य, जिज्ञासा, कौतूहलता की भरमार इनकी कविताओं में देखने को अपने को मिलता है। तो इन्होंने मुख्यतः पहेलियां लिखी। पहेलियां, मुकरियां, गजल, सखुने, दो सखुने, ढकोसले आदि लिखे। तो इनका जो लक्ष्य था साहित्य लिखने का वो था कि मनोरंजन, जिस कारण इन्होंने मनोरंजन और रसिकता का कवि भी कहा जाता है। मनोरंजन और रसिकता का कवि भी कहा जाता है। इनके कविताओं में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र्य अपने को देखने को मिलेगा, कौतूहलता देखने को मिलेगी, जिज्ञासा देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई पहेली पूछेगा तो पहेली के अंदर अपने को वो क्वेश्चन टाइप से पहेली होती है, तो वो पूछेगा तो उसमें उक्ति वैचित्र्य भी चाहिए। वो पूछेगा तो फिर जिज्ञासा बढ़ेगी, कौतूहलता बढ़ेगी। तो ये इनकी कविताओं या साहित्य की विशेषता है। तो उक्ति वैचित्र्य, जिज्ञासा, कौतूहलता की भरमार इनके साहित्य में देखने को मिलती है। इनके साहित्य में देखने को मिलती है। जैसे कि एक हो सकता है कि इसका एक पहेली है कि श्याम वर्ण की है एक नारी, माथे पर लागे प्यारी, जो मानुष इस अरथ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। श्याम वर्ण की एक है नारी, यानी कि श्याम वर्ण की है एक नारी, माथे के ऊपर लगी है प्यारी, जो माथे के ऊपर प्यारी लगती है। जो मानुष इस अर्थ को खोले, जो मानुष इसका अर्थ बताएगा पहेली का, वो कुत्ते की बोली बोलेगा। तो ये इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो इसकी हो जाएगी जो आंखों के ऊपर बोहें होती है ना, तो वो, तो कुत्ते की मैं बोली बोलेगा बो। इस तरह की पहेलियां, कौतूहलता, सुखने क्या होते हैं कि इसमें दो भिन्न प्रश्नों का स्लेश में उत्तर दिया जाता है। यानी कि एक पहेली में दो क्वेश्चन होंगे, फिर उन दोनों क्वेश्चनों का एक ही उत्तर होगा। जैसे कि ब्राह्मण प्यासा क्यों था, गधा उदास क्यों था, क्योंकि लौटा न था।
ब्राह्मण प्यासा क्यों था? क्योंकि उसके पास पानी पीने के लिए लोटा नहीं था। गधा उदास क्यों था? क्योंकि वह जाके घर वापस नहीं आया, तो वो लोटा न था। तो ये दोनों का एक ही अर्थ हो गया, तो दो सुखने का अर्थ हो गया। दो क्वेश्चन होंगे और उसका स्लेश में उत्तर आएगा। स्लेश का अर्थ है कि उन दोनों का उत्तर एक ही होगा। मुकरियां क्या होती है? कहकर मुकर जाना। जैसे कि मीठी लागे वाके बोल, ऐसे कि साजन ना सके ढोल। कि कहकर मुकर गए, मुकरिया मतलब कि। और इसमें एक पंक्ति आती है, ऐसे कि साजन। कि पहली इस तरीके से होगी कि ऐसे लगेगा कि एक लड़की अपने साजन, अपने पति के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो पति के बारे में बात नहीं कर रही होती। वो किसी और चीज के बारे में बात कर रही होती है। जैसे कि मीठे लागे वाके बोल, मुझे उसके बोल अच्छे लगते हैं, एक सहेली बोलती है। तो दूसरी सखी बोलती है, ए सखी साजन, क्या वो साजन है? तो पहली सहेली बोलती है कि नहीं सखी, ढोल ए ना सखी ढोल। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब इनकी कुछ चर्चित पंक्तियां ऐसे बोल सकते हैं, जी अपने को देखने को मिलती है। तो चर्चित इनके वाक्य जो हैं, चर्चित वाक्य, फिर दोस्त किमियस थमियस थमियस। अगर फिर दोस्त किमियस थमियस थमियस। फिर दोस्त यानी कि स्वर्ग, कहीं है, यही है, यही है। कहाँ के लिए बोली है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति आमिर खुसरो ने कश्मीर के लिए बोली है। कश्मीर के लिए कही है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। और ये आज की तारीख में ये पंक्ति दिल्ली के लाल किले पर उद्धृत है। आज यह पंक्ति दिल्ली के लाल किले पर उद्धृत है। ठीक है। और एक और पंक्ति है, शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान की आंखों से बहा हुआ जमा हुआ रक्त है। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती, प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा हुआ। बहा हुआ, जमा हुआ रक्त है। तो यहाँ पर आमिर खुसरो की जो संवेदनशील नजरिया है, समाज के प्रति एक जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए, वो देखने को मिलता है कि वो समाज की आम जनता के प्रति संवेदनशील थे। और जो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के जो देहांत हुआ था, के देहांत पर वो एक पंक्ति कहते हैं, वो है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेस। कौन सी है? गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस,
चल खुसरो घर आपने। रेन भई चहुँ देश। रेन यानी रात। गोरी किसके लिए आई? यह है निजामुद्दीन औलिया पे, कि वो देहांत के बाद अपनी सेज पर सो गए हैं, मुख पर डाले केस, चल गुसरो गर आपने। रेन अब चारों तरफ रात हो गई है, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, अब अपने घर चलो। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में ही है, और उसी के पास में आबिर खुसरो का भी मकबरा बना हुआ है। इन गुरु शिष्य का जो प्रेम था वो काफी देखने को मिलता है। एक निजामुद्दीन औलिया की एक पंक्ति अपने को देखने को मिलती है कि हुनोज दिल्ली दूरस्त। हुनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। किसको कहा था ये पंक्ति? है इकारत गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तुगलक के लिए, कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गया था लूट के लिए, आक्रमण के लिए। तब वहां से ये कुछ बात हो गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि आप दिल्ली आइए वरना मैं आपको मिटा दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, और रास्ते में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, कुछ हमला हो गया था इनके ऊपर, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए काफी फेमस हो गई कि अभी दिल्ली दूर है, कि वो बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में ही मर गए। तो हुनोज दिल्ली दूर, अभी दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली पहुंचो तो सही, फिर हमें बुलाने की, कुछ करने की बात करना, उससे पहले तो कुछ नहीं। अरे एक विशेषता ये हो सकती है कि जैसे कि आमिर खुसरो आदि काल के अकेले कवि हैं जो कि सूफी हैं और फारसी भाषा के ज्ञाता हैं। आदि काल में अकेले सूफी व फारसी भाषा के ज्ञाता, बाकी सभी, कोई संस्कृत का होगा, प्राकृत का होगा, मैथिली का होगा, आदि का। एक इनकी अंतिम पंक्ति अपने को देखने को मिलती है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी देन कर भोर कभी ना होए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी देन कर भोर कभी ना होए। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इसके बाहर से कुछ कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसी क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। फिर भी आ जाए तो किस्मत। जितने भी एग्जाम होंगे मैंने इससे बाहर क्वेश्चन देखे नहीं। तो आज की क्लास का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक टॉपिक और एक पॉइंट और आ सकता है कि ईश्वर प्रसाद सिंह ने इन्हें कवियों का राजकुमार कहा है। ईश्वर प्रसाद सिंह ने इन्हें कवियों का राजकुमार कहा है। और एक सबक हिंदी काव्य शैली का इन्होंने इजाद किया था। सबक ए हिंदी काव्य शैली का इजाद किया था। तो इनकी भाषाएं कितनी जुड़ी इनसे? अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू और अवधी। खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? आमिर खुसरो। अवधी के आदि कवि कौन है? आमिर खुसरो। और इन्होंने मसनवियाँ लिखी और संगीत से रिलेटेड इन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपना विद्यापति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।